बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, हुकूमती दावा है कि मईशत बेहतर हो रही है, जबकि अपोजिशन समझती है कि हुकूमत ने मईशत को बर्बाद कर दिया। आवाम को तो बस अपनी फिक्र है कि उनके किचन किस तरीके से चलेंगे, उनके किचन की मईशत का क्या होगा, उनको ज़रूरत की चीज़ें कब सस्ती मिलेंगी, उनको ज़रूरत की चीज़ें कब मिल सकेंगी, क्योंकि ज़रूरत की चीज़ें न सिर्फ नापैद हैं बल्कि महंगी भी हैं। आज के प्रोग्राम में उन अवामिल का जायज़ा लेंगे कि जो मईशत को ख़राब करने का, लोगों के घरों के किचन के सारे सेटअप को ख़राब करने का सबब बन रहा है। साथ साथ ये भी देखेंगे कि मुल्क में टैक्स की जो वसूली है उसके हवाले से लोगों को क्या मुश्किलात आ रही हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं अशफाक तोला साहब, जो माहिर मईशत हैं। उनसे पूछते हैं कि पस मंजर में क्या हो रहा है कि जो लोगों को चीज़ें महंगी मिल रही हैं। तोला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तोला साहब, हुकूमत हो अपोजिशन हो, हर किसी का अपना अपना एक पॉलिटिकल बयान है। आप पॉलिटिशियंस नहीं है, जाहिर है कि आपने वो तज्जिया करना है कि जो ज़मीनी हकीकत है। लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, चीज़ें महंगी हो रही हैं, टमाटर महंगा हो रहा है, आटा महंगा हो रहा है, चीनी महंगी हो रही है। तफसील में जाना फजूल है। आप बताएं कि मईशत में बुनियादी तौर पर हो क्या रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फवाद साहब। जब हुकूमत खुद इकरार कर ले कि जी महंगाई बढ़ रही है और महंगाई का जिन जो है ना हमारी बोतल में आ नहीं रहा, तो उसी वक्त आपको ये समझ जाना चाहिए कि मईशत ठीक नहीं है। मईशत के आशारिये जमा तफरीक के साथ चलते रहते हैं। वो मईशत की सिमत बहुत ज़रूरी होती है, और मुझे सिमत इस वक्त कोई ऐसी नज़र नहीं आ रही कि जहाँ मैं कह सकूँ कि हाँ मेरे पास कोई डायरेक्शन है। मेरे डायरेक्शन का मतलब ये होगा कि जी आज 1 साल में मैं यहाँ हूँ, 2 साल में मैं यहाँ हूँ और 3 साल में यहाँ। बिलाशुबा 5 साला मंसूबा था, होता है, और बिलाशुबा आपने ये देखा होगा कि हमारे दावे होते हैं, हम कहते हैं अगले साल ये हमारी शरह नमू या GDP ग्रोथ रहेगी, और बिलाशुबा वो सिर्फ ख्वाब होते हैं। जो शर्मिंदा होते हैं उनकी ताबीर नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ मईशत की सिमत का आप तयन करते हैं। ठीक। और मईशत की सिमत का तयन आप कैसे करेंगे? सबसे पहले सिमत का तयन आपका होता है शरह नमू से। ठीक है। तो पहले साल शरह नमू आप देख रहे हैं कि जो मुझे नज़र आ रही है, और आप भी बता सकते हैं कि 3.3 बताई गई थी और 1.91 आई। और इसकी वजह ये थी कि आपकी जो पावर जनरेशन की ग्रोथ दिखाई गई थी वो थी 40%। ठीक है। जो कि एक्चुअली बाद में इसको रिवाइज करके 17% कर दिया। उसी वक्त हमने तो कह दिया था कि ये हमारा ये अंदाजा था। ये शुमार का गोरख धंधा है। गोरख धंधा तो मैं नहीं कहूँगा, चलिए ये है कि हेर फेर भी नहीं कहूँगा, चलिए मैं कह सकता हूँ मिस्टेक हो गई ना, चले एरर ऑफ जजमेंट चले कर लेते हैं। दूसरा, उन्होंने LSM जब दिखाया कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा परवान चढ़ रही है, तो वहाँ LSM का इंडेक्स पीछे नीचे आ रहा था और ये दिखा रहे थे कि ऊपर जा रहा है। ठीक है। तो वहाँ ये समझ में आ गई। तो 1.91 थी। फिर अगर आप आ जाएं इस साल में, तो इस साल में मईशत आपकी ज़बू हाली का शिकार शुरू से ही थी। ठीक। और कुछ ऐसे, यानी कि इस साल से मुराद जून 30-20 यानी कि FY20 जिसको हम कहते हैं, वो ज़बू हाली का शिकार पहले से ही हो गई थी। बिल्कुल ठीक। और क्यों हो गई थी? जब आपने IMF का एग्रीमेंट किया, और इस एग्रीमेंट के तहत आपने काफ़ी, जो मैं आपके प्रोग्राम में कहता भी रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है कोई मैं नई बात कर रहा हूँ आपको, मगर उस वक्त ये सिमत तय हो गई थी कि अब आपकी ग्रोथ मेरा ख्याल है नीचे जाएगी। और यही हुआ। फिर आपने पैदर पे गलतियां की और पैदर पे आपने उसके खमियाजे भुगते। और आपसे मुराद पूरी कौम की बात होती है। अब फैसला कोई करे, भुगते कोई और, ये तो हमेशा चलता रहा, दुनिया में चलता रहा। IMF के बाद आपने शरह सूद में इजाफा किया। एक मिनट, IMF पे रुकते हैं। तोला साहब, ये एक आपका आर्टिकल है, ये दी न्यूज़ में छपा है, और सितंबर 7, 2020 मंडे इसकी डेट आ रही है। इसमें आपने चीज़ कुछ लिखी है, मैं उसको उर्दू में बताया, तो मैं तर्जुमा भी साथ ही करके लिखा है। आपने लिखा कि शरह सूद, रुपए की कदर में कमी, बिजली और गैस की महंगाई, रेगुलेटरी ड्यूटी, IMF प्रोग्राम की वजह से सब कुछ हो रहा है। जो मेल्ट डाउन हो रहा है ये काउंटर प्रोडक्टिव है। इस वजह से आपने इसको सारा लिखा। साथ ही इस आर्टिकल के आखिर में आपने तजवीज़ किया है कि IMF के प्रोग्राम को रीनिगोशिएट किया जाए या उसको देखा जाए।
ये दोनों चीज़ों को मिला के आप बताएं, क्या ये मुमकिन है कि IMF हमारी बातें सुने? जब उसने हमें कर्ज दिया है, सारी चीज़ें देख कर दिया है, वो हमारी बातें सुने। और जो सारी चीज़ें आपने बताई हैं, 7 शरह सूद, रुपए की कदर में कमी, बिजली और गैस, और ये IMF प्रोग्राम का इम्पैक्ट आपने लिखा है, तो ये कैसे मुमकिन है कि IMF प्रोग्राम का इम्पैक्ट ना है और आपको पता ना हो? देखिए, ये तो बिल्कुल इट वाज लाइक अ रिटन ऑन द वॉल कि जो कंडीशनैलिटीज़ थी, ये जो हमारे इख्तियार के ऐवानों में जो दोस्त बैठे हैं उनको सबको पता था बिल्कुल ठीक कि ये वो रेसिपी है हमारी कि जो तबाही की तरफ लेके जाएगी। और मैं ये समझता हूँ कि जब भी हम कोई एग्रीमेंट करें तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे मुल्क के मरोवजा हालात माशी एतबार से क्या हैं। बिल्कुल ठीक है। ये तो मैं नहीं कर सकता ना कि रात के 12 बजे नाश्ता ले लूं और सुबह 6 बजे मैं डिनर करूं। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे पेट को ही ख़राब करूंगा, या मैं पूरे पूरे दिन जागता रहूं, सोता रहूं और रात को जागता रहूं, बिल्कुल तो मैं अपनी सेहत को ख़राब करूंगा। तो ये वो वाली बात थी जो उन्होंने की। और इसके साथ जो एक सबसे बड़ा मसला हुआ जिस पर मैं आर्टिकल लिख चुका हूँ, हॉट मनी। ये जो हॉट मनी का मैनेस आया आपके पास, ये तबाही की, इन्होंने मईशत की ईंट बजा दी। बिल्कुल ठीक। आपने 7% शरह सूद से 13.25% लेके गए। 6.25% का आपने एक डेल्टा या गल्फ क्रिएट कर लिया लोकल बिजनेसेस के लिए। बिल्कुल ठीक। और उसकी वजह से जो सप्रेशन ऑफ इकोनॉमी हुई है, जो कंप्रेशन हुई है, वो आपकी सोच से बालातर हुई। आपने शरह सूद में इजाफा किया, आपने उनको साकरा अकाउंट के थ्रू एक्सेस दी, और इन अ वे इट वाज लुक लाइक अ गारंटी कि जी वो आपका डॉलर रूपी रीवैल्यू हो रहा था। बिल्कुल ठीक। तो मईशत में क्या ऐसा आपको तब्दीली नजर आई थी कि रुपी में रीवैल्यूएशन आ गई? सिर्फ आपके डॉलर रिजर्व बढ़ रहे थे, ये हॉट मनी की वजह से, और IMF की जो पेमेंट्स आई थी। मुझे हैरानी यह है कि IMF ने कभी इस चीज़ पे आपसे गिला नहीं किया कि भाई ये क्यों आ रही है, ये एक्सपेंसिव मनी वाई यू आर बोरोइंग। और इसका जो डेल्टा 6% का था, मेरे ख्याल से अगर आप कोई एनालिसिस करे तो मैं ये समझता हूँ उसका टोटल इम्पैक्ट तो मैं भी नहीं निकाल सकता, बट इसके आशारिये जो मुझे नज़र आ रहे हैं, जो मैंने कुछ अपने दोस्तों से, जो हमारे कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट साथी हैं, उनसे हम जब पूछते हैं तो उन्होंने कहा कि एक मिल पे, हमें एक शुगर मिल पे जब सीजन में उसने बोरोइंग की है तो 2 से 4 बिलियन रुपीस का उनको एक्स्ट्रा मार्कअप पे करना पड़ा। क्यों? कहाँ शरह सूद 8+2 गायबोर पे मिलती थी आपको, और कहाँ शरह सूद 13.25+ या 3। अच्छा, दूसरा ये हुआ कि जब आपने IMF का प्रोग्राम लिया तो स्टेट बैंक से बोरोइंग आपने बंद कर दी। बिल्कुल ठीक। जब स्टेट बैंक से बोरोइंग बंद की तो आप कमर्शियल बैंकों के पास गए, तो वो रेट बढ़ गया। वहाँ नहीं, रेट नहीं बढ़ा, रेट तो 13.25 तो मिनिमम था आपका। ठीक है जी। वो जो इम्पैक्ट प्राइवेट क्रेडिट जो थी वो ख़त्म हो गई या कम हो गई, और गवर्नमेंट की बोरोइंग बढ़ती गई। तो वो जो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट थी, सप्लाई डिमांड की बात जो है, वो डिमांड आपकी ज़्यादा थी और सप्लाई कम थी। तो ऑब्वियसली मेरी जो रेटिंग थी या जो मेरे डिमांड थी, वो अगर फ़र्ज़ करें पहले में अगर मैं अच्छी क्रेडिट रेटिंग एंजॉय करता था और मुझे अगर काइबोर +1% में, कहीं ऐसा भी हुआ है काइबोर -1 पे भी अच्छी कंपनीज को मिली थी, वो काइबोर +3 से कम में कहीं अवेलेबल नहीं। मौला साहब वजाहत कर दीजिएगा, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। लोग ये समझना चाहते हैं कि ये चीनी जो महंगी हो रही है, इंडस्ट्री का सामान जो आउटपुट हमें महंगा मिल रहा है, वो इसी वजह से महंगा मिल रहा है कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गई। सर, आप मुझे एक बात बताएं, कल आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, आपके सैटेलाइट के खर्चे बढ़ेंगे, तो आप एडवर्टाइजमेंट का रेट वही रखेंगे? बढ़ाएंगे अल्टीमेटली। बस यही बात। तो इसीलिए लोगों को ये, मतलब लोग ये समझ रहे हैं कि शायद टाइगर फोर्स से जो है उसको बचा लेंगे, और ये होर्डिंग हो रही है और यहाँ पर लोग शायद ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं। सब ये मैं तो उस पर कमेंट नहीं कर सकता, सियासी एक चीज़ है, और अगर कर लेती है टाइगर फोर्स तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मगर मैं नहीं समझता कि कानून के किस दायरे के अंदर रहते हुए वो ये करेंगे। और जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया
कि मैं ये समझता हूँ कि ये टाइगर फोर्स सिर्फ एक हमें इनपुट दे देगी एंड देन रेस्ट विल रिलाइड ऑन द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, मेरा ख्याल है इस सारे जो मैं चीज़ों को देखता हूँ तो प्राइम मिनिस्टर साहब को मेरा ख्याल है मिसगाइड किया जा रहा है, नॉट टाइगर फोर्स वाले मामले में, जनरल आप कह रहे हैं मईशत के हवाले से। और मेरा ख्याल है वो एक असल में होता है ना कि जो लोग माशाल्लाह से अपनी कुर्सियां बचाने के लिए बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं, सब अच्छा है तो सब अच्छा है का प्राइम मिनिस्टर साहब को भी मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि ज़रा उन लोगों से पूछिए जो सब अच्छा था है तो क्या हुआ, ये हो क्या रहा है। एक ब्रेक ले लूं तोला साहब, मैं मजीद कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अशफाक तोला साहब हमारे पास मौजूद है, जो महंगाई के पीछे अवामिल है उसके ऊपर बात हो रही है आपसे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद बात हो रही है, मईशत कहाँ जा रही है, महंगाई क्यों हो रही है। अशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से पूछते हैं कि मामला आखिर है क्या। तोला साहब, हुकूमत कहती है फिस्कल डेफिसिट जो है वो हमने बिल्कुल मुनासिब कर दिया है, क्या सूरत हाल है? पिछले साल 8.1% था, इस मरतबा जो 7.1 जो फरमाया डॉक्टर रफीक शेख साहब ने, उस थोड़ा सा मैं थ्रेशिंग कर दूँ, उन्होंने कहा तो फिगर तो वही है, सही कह रहे हैं। उसके बाद जो थोड़ी सी आगे बढ़ेगी बात तो 3,376 अरब का उन्होंने कहा है कि फिस्कल डेफिसिट है। 234 अरब हमने पीएसडीपी जो हमारा जो एलोकेटेड था उससे हमने कम कर दिए। बिल्कुल ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट आ रहे आगे आते हैं। फिर आप आ जाएं 540 अरब जो कोविड का आपने 1.2 ट्रिलियन का जो पैकेज दिया था उसमें से आपने कम कर दिया। ठीक है, 4,175 के करीब कुछ हो जाते हैं। फिर आप आ जाएं, एक बड़ा मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ बड़ी कॉमन नहीं है मगर शायद आवाम के लिए बहुत अच्छी होगी कि आपने पिछले साल 630 अरब रुपए के नोट ज़्यादा छापे हैं। अच्छा, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा 1192 अरब के नोट छपे हैं पिछले साल, उससे पिछले साल 562 अरब के नोट छपे थे। तो नेट इम्पैक्ट मेरा ख्याल है 630 अरब और टोटल फिस्कल डेफिसिट मेरे हिसाब से बन रहा है 4,775 अरब, जो कि 11.45% ऑफ योर जीडीपी है। तो ये पहला आपका जवाब। अब दूसरा क्या काउंटिंग ज़रा कराएं, ये मईशत के हालात से, ये मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब को ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से हो सकता है घुमा फिरा के फिगर्स दिखाई जाए, किस तरीके से जो है ना अपना पूरा विंडो ड्रेसिंग आ जाती है। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलें, ये तो हो गया फिस्कल डेफिसिट। रेमिटेंसेस में वो कहते हैं बहुत इजाफा हो गया। रेमिटेंसेस की एक इनकरेजिंग फिगर है और मैं बहुत दाद देता हूँ, मगर मेरा खौफ है, अच्छी इन्हें खबरें हैं और मैं ख़ुद इस बात पे बड़ा मुतमईन हूँ, मगर एक खौफ है कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हमें बाद में पता चलेगा कि ये बेचारे जो वापस आ रहे हैं हमारे भाई जिनकी जॉब ख़त्म हो चुकी हैं सऊदीया में, ये आखिरी जमा पूंजी भेज के आ रहे हैं। देखिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये था कि जो मुझे लग रहा है कि एक तो ट्रैवलिंग पे आपकी बैंड थी, तो जो लोग ट्रैवल करके आते थे, जैसे मैं उम्रे पे जा रहा हूँ तो आपने दे दिया यार ये 10,000 रियाल मेरे अम्मी को दे दीजिएगा, तो मैंने दे दिए, तो वो बैंक के थ्रू तो नहीं भेज रहा, वो आ जाते हैं। अब इसी तरीके से और भी काफ़ी चीज़ें हैं, कुछ लोग अपनी सेविंग्स लेके आ रहे हैं, कुछ ने अपनी इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन कर ली और ले आ रहे हैं, तो ये भी उनसर हो सकता है और मैं समझता हूँ कि इसका एक बड़ा अमल दखल होगा। अल्लाह करे ऐसा ना हो और अल्लाह करे, मगर हमारा प्लानिंग कमीशन कहता है कि पिछले साल के मुकाबले में, प्लानिंग कमीशन की बात कर रहा हूँ ऑफिशियल वर्जन, 6.35% लेस होगा। अच्छा, करंट अकाउंट डेफिसिट, इसमें रेमिटेंस का भी एक लिंक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी लिंक है। एक्सपोर्ट मार्जिनली बढ़ रही है और एक्सपोर्ट के बढ़ने की वजह बहुत अच्छी है कि आपका भी इस वक्त बांग्लादेश बिल्कुल ऑफ पीक हो गया है और उसका जब एक्सपोर्ट म्यूट हो गया तो उसके आपके पास ऑर्डर आए हैं। इंडिया बिल्कुल ही आपका ग्राउंड लेवल पे भी तो बहुत नीचे आ गया है, तो उसकी वजह से भी हमें काफ़ी मदद मिल रही है।
इम्पोर्ट मेरा ख्याल है अब बढ़ेगी, बिकॉज कि अब आप चीनी भी मंगाएंगे, अब टमाटर भी मंगवाना शुरू कर दिया, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, आपने गंदम भी मंगवानी है, तो वो अब बढ़ेगी। और इसके बाद किस तरीके से मैनेज होता है मुझे देखना पड़ेगा, मगर पिछले साल के मुकाबले में मेरा ख्याल है ज़्यादा ही आपका करंट अकाउंट डेफिसिट। देखिए करंट अकाउंट डेफिसिट सिवाय 2 सालों के ये 6-7 अरब के रीजन में था। 17-18 में ये 12 अरब था, और यानी 17-18 से मुराद जून 18 में 12 अरब था, और FY19 यानी जो जून 30 को ख़त्म हुआ 18 को, उसमें था 21 अरब के करीब। बिल्कुल ठीक है। वो इसलिए था कि उस साल आपका इलेक्शन ईयर था और CPEC की काफ़ी इंपोर्ट हुई थी और कुछ स्पेशलाइज इंपोर्ट्स थी मेरा ख्याल है, तो ये इसलिए बना था। अब वो ज़ाहिर बात है इसका नॉर्मल टेंडेंसी जो थी ना 5-6-7 ही होती है, इतनी बड़ी कोई डेल्टा कभी भी या गल्फ क्रिएट नहीं हुआ था जितना ये 2 सालों में हुआ है। मैं उसको भी मैनेज करना चाहिए था मेरा ख्याल है, थोड़ा सा अगर उसमें मदद, थोड़ी सी अगर उसमें ये एहतियात रखते तो ये नहीं बढ़ता। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, डार साहब का दावा था कि उन्होंने महंगाई को 4% के ऊपर बाउंड्री लगाई हुई थी। अभी जो 10.7 पर बंद हुआ है, पिछले साल 6.8 पर बंद हुआ था, तो क्या लोगों के साथ होने वाला है? देखिए डार साहब का अपना एक मॉडल है, और डार साहब का ये होता है कि वो इंटरेस्ट रेट लो रखते हैं, करेंसी की डिवैल्यूएशन रखते हैं। अब काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट हैं, जब इंपोर्ट लेस प्राइस पे होंगी तो ज़ाहिर बात है मार्केट में भी लेस प्राइस पे अवेलेबल होंगी। दूसरा उस वक्त एक इनको फ़ायदा ये भी हुआ कि जब पेट्रोल की प्राइस नीचे हुई, और उनकी मैनेजमेंट ये थी कि देखिए एक बात तो ये तो हम सबको मानना पड़ेगा कि सन ऑफ द सॉइल है वो, तो उनको पूरा पता है कि तारिक रोड क्या कर रही है, जोड़िया बाज़ार में क्या हो रहा है, लिबर्टी मार्केट क्या कर रही है, सुत्तर मंडी में क्या हुआ, किस्सा खानू बाज़ार क्या कर रही है, मार्केट का बिहेवियर क्या है। नहीं इनको ट्रांजैक्शन एनालिसिस आती है कि यार कहाँ ट्रांजैक्शन ऐसी चल रही है कि पैरेलल इकोनॉमी को हेल्प कर रही है, कहाँ ऐसी, तो वो उन सबको जानते हुए ना उन्होंने एक अपनी पॉलिसी मुरतब करते हैं। और आपने देखा होगा इंडिया में अरुण जेटली साहब थे, उन्होंने भी अच्छी इकोनॉमी चलाई, वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट थे अनजानी। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्राउंड लेवल का आप समझते हैं? हफीज शेख साहब का बहुत अच्छा तजर्बा है, पहले भी रह चुके हैं, तो मेरा ख्याल है ये अंडर द गिवन सर्कमस्टेंसेस और जो हालात हैं, पहले भी आपने देखा होगा कि इंटरेस्ट रेट वगैरह उस दौर में भी जब ये रहे थे 10 से 12 के दरमियान, तो काफ़ी हमें ये हुआ था, और हमें IMF के प्रोग्राम को हमें बीच में छोड़ना पड़ा। अभी भी आपके IMF प्रोग्राम की कोई मुझे ज़्यादा होप नहीं है, अल्लाह करे दोबारा रिवाइव हो जाए। मैं कंडीशन आपने लिखा हुआ है, हो सकता है, वैसे ये पॉसिबल है? क्यों नहीं हो सकता सर? कोई आसमानी मिसाल तो ना नहीं, कोई मिसाल। हम कितने पेपर्स ले चुके हैं पहले, पिछले प्रोग्राम में मेरा ख्याल 21 के करीब पेपर लिए गए थे। तो भाई आपकी अच्छा मुझे बताएं, आपको भूख लगेगी जहर खाएंगे? नहीं, खाना ही खाएंगे जी। है? खाना ही खाएंगे, जहर नहीं खाएंगे। तो बस यही यार। अच्छा तोला साहब, अब प्रोग्राम को थोड़ा समेटते हैं आखिर की तरफ। कौमी तजारती पॉलिसी भी आनी थी और भी चीज़ों के ऊपर बात होनी थी, मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह, लेकिन आपको पता है टाइम महदूद है। आप इसको एग्जिट कैसे करेंगे सारी चीज़ों का जो आज मेरी और आपकी डिस्कशन हुई है, कि आम आदमी के रिलीफ के लिए हुकूमत को अब करना क्या चाहिए? देखिए मौजूद प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े फ़िक्रमंद तो मुझे लग रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा ही फ़िक्रमंद हैं वो कुछ, मेरा ख्याल है उनको मिसगाइड ज़्यादा किया जा रहा है। और मेरा ख्याल है देखें टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर आप देखें कुछ नहीं हो रहा, मगर एक अच्छी बात मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें, तो टैक्स का टारगेट पहले क्वार्टर का पूरा हुआ, और मैं आपको बिल्कुल कह सकता हूँ कि कोई एडवांसेस वगैरह नहीं ले गए, जैसे पिछले सालों में जो फिगर फजिंग करके लोग दिखाते थे, इस मरतबा वो बात नहीं है। मैं दाद देता हूँ जावेद गनी साहब को, डॉक्टर मोहम्मद अशफाक साहब को और तारिक खुदा साहब को, ये 3 कोर ऑपरेशन के लोग हैं, और हफीज शेख साहब को भी, कि ये पहला क्वार्टर उन्होंने बहुत अच्छा गुजारा। अब देखते हैं आगे क्या होता है, और मेरा ख्याल है हम अच्छे होप करेंगे। दूसरा, जब आपकी रेवेन्यू आएगी ना तो ही आप अपने खर्चों को मीट कर सकेंगे। देखें ना, अब हमने 1650 अरब रुपए एडिशनल इंटरेस्ट दे दिया
IMF के प्रोग्राम में आके, और हमारी बहादुर मुसल्ला अफवाज को हम 1250 अरब नहीं दे सकते यार। तो ये क्या ज्यादती नहीं है हमारे मुल्क के साथ और हमारी नेशनल सिक्योरिटी के साथ? तो क्या इस किस्म के प्रोग्रामों के तले हम चलेंगे आज? भाई देखिए, ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी मैंने तो बना के दी है फरवरी 8 को, रीप्रोफाइलिंग ऑफ कैन पाकिस्तान सर्वाइव विदाउट IMF। हम मेरा आर्टिकल बिजनेस रिकॉर्डर में देख सकते हैं, उसमें पूरी डिटेल हमने बना के दी रीप्रोफाइलिंग कैसे होगी। ये प्री कोविड हमने, जो उसमें पाकिस्तान इफेक्ट नहीं हुआ था, और उस वक्त आपके इंटरनेशनल सिचुएशन भी अच्छी थी, आपकी फॉरेन रिलेशंस भी बहुत अच्छे थे। अब आप देखें, 24 मार्च को आपको जब पता है कि जब पेट्रोल की प्राइस नेगेटिव में US चली गई थी, वो ब्रेंट भी नीचे आ गया था, अरब लाइट जिसको हम लेते हैं वो भी बहुत नीचे आ गया था। तो उस वक्त मैंने इनको एक स्ट्रेटजी बना के दी थी कि आपके पास 2.6 बिलियन की सऊदी डेफर्ड ऑयल फैसिलिटी है, वो आप अगर उनको डेफर्ड परचेज पे ले लें और उनसे आप रिक्वेस्ट करें तो $30 में आराम से आपको दे देते, और अगर $2-3 अगर आपके स्टोरेज के रख भी लेते तो $33 में आपके पूरे साल का पेट्रोलियम आपका कम से कम हैज हो जाता। अब $40, $41 और उसके ऊपर प्रीमियम दे के आप $50 पे पहुंच जाते हैं। तो ये अगर ये इतनी इनएफिशिएंसी ना होती और अगर टाइमली डिसीजन ले लिए जाते, चलो इनएफिशिएंसी मैं नहीं कहता, टाइमली डिसीजन ना होने की हमें कॉस्ट क्या देनी पड़ती है। और अब हम मॉर्गन स्टेनले के और उनकी शक्लें देख रहे हैं, JP मॉर्गन की, कि हमें हेज की प्रोडक्ट दे, और हम $40 पे लाना चाह रहे थे, अब $42 पे वैसे ही। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इनकॉम्पिटेंसी तो चले सख्त लफ्ज होगा, लेकिन सही मौके पे सही फैसले नहीं हो रहे। ये आप हर चीज में ही देखे ना, शुगर की एक्सपोर्ट अब इम्पोर्ट, वीट की एक्सपोर्ट अब इम्पोर्ट, ऑयल का ना हेज करना, LNG के जो आपको 12 कंसाइनमेंट आप मंगा सकते हैं, ठीक है ना जी, अराउंड कोई 1 बिलियन उसमें आप ऐड कर सकते हैं सिस्टम में। आप 7.5 बिलियन की डिमांड है आपकी क्यूबिक फीट की, मिलियन क्यूबिक फीट की, और बिलियन 7.5 बिलियन की डिमांड है, और 3.5 बिलियन आपकी लोकल है। अब आप शॉर्टेज पे आएंगे ना, आप खुद कह रहे हैं गैस की शॉर्टेज है, आपका आटे की शॉर्टेज है, आपके पास चीनी की शॉर्टेज है। तो ये मैं क्या कहूँ, क्या हम इसको एफिशिएंट मैनेजमेंट कह सकते हैं? क्या हम इसको एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग के जुमरे में ला सकते हैं? और आप मुझे एक बात, एक पॉलिटिकल आदमी इस वक्त एट द हेल्म्स ऑफ अफेयर है, तो इधर ही हैज बीन मिसगाइडेड, बिल्कुल ठीक है, और आई थिंक वी डोंट हैव रिसोर्सेज एटलीस्ट टू क्लिप द विंग्स। तो दोनों में से, इन दोनों केसेस में से इनएफिशिएंसी हर तरफ से झलकती हुई नजर आ रही है। तोला साहब ने बिल्कुल अच्छी बात की कि सही फैसले सही वक्त पे सही लोगों के जरिए अगर होंगे तो ही मईशत आगे की तरफ चलेगी। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे प्रोग्राम में आगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। मईशत, महंगाई, इन सब का रोना तो हो गया, लेकिन जब तक हम टैक्स फाइल नहीं करेंगे उस वक्त तक मईशत बेहतर नहीं होगी, क्योंकि हमारा किरदार मईशत के अंदर मौजूद नहीं होगा। टैक्स किस तरीके से फाइल किया जाए, इस साल कौन सी मुश्किलात हैं जिसका सामना लोगों को करना पड़ रहा है, इन्हीं सारे सवालात का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है ज़ीशान मर्चेंट साहब, जो कराची टैक्स बार के नौ मुंतखब सदर हैं। उनसे पूछते हैं कि आखिर किस तरीके से लोगों की मसाइल का हल होगा, FBR की इस्लाहात कब तक होंगी और कौन सी चीज़ों पर फौरी इस्लाहात होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मर्चेंट साहब, आप तशरीफ लाए। फैटफ से थोड़ा सा शुरू कर लें, क्योंकि हर आदमी ये सवाल कर रहा है कि जो उसकी मीटिंग हो गई फैटफ की, उसके बाद क्या होगा, पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। मुख्तसर सा बताइएगा कि FATF की शराइत क्या हमने मुकम्मल कर ली हैं, क्योंकि टैक्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो फैटफ की रिक्वायरमेंट्स थी, हमने उसको इस साल पे जो टाइम पीरियड हमें दिया गया था उसमें ना सिर्फ हमने उसको पूरा किया है, बट हमने इंश्योर किया कि उस पर अमल दरामद भी शुरू हो जाए। और इसमें आप ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बेनामी लॉ और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ पे जो है सबसे ज़्यादा ज़ोर भी रहा गवर्नमेंट का, और वो पास कराने में कामयाब भी हो गई, और अब इसको टैक्स के साथ, टैक्स सिस्टम के साथ लिंक भी कर दिया गया। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा एक स्टेप है टुवर्ड्स, इससे ना सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन होगी बल्कि डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ इससे जो है आप नए टैक्स लोगों फाइलर्स को भी ढूंढ सकेंगे और सिस्टम में लोग आ जाएंगे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के जो टैक्स फाइलर्स हैं, जो कोई कहता है 25 लाख है, कोई कहता है 28 लाख है, कोई ज़्यादा की भी बात करता है, लेकिन एक अच्छी तादाद पे हम पहुंच सकेंगे। तो ओवरऑल हमने अगर फैटफ की अगर हम बात सिर्फ एक समरी ले, बहुत सारे टारगेट्स को अचीव कर लिया। अगर परवरदिगार का हुक्म है तो मैं समझता हूँ कि अच्छी खबर वहाँ से हमें मिल सकती। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा कि फैटफ के कवानीन की जो एग्जीक्यूशन अगर होती है पूरे सिस्टम के ऊपर, तो सिस्टम रुकावट तो पैदा नहीं करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो पुरानी रिवायात हैं वो रुकावट पैदा करती हैं किसी भी नई चीज़ के आने में।
देखिए, आपने खुद ही इसका जवाब दे दिया कि हर नई चीज़ में परेशानियां आती हैं इनिशियली, और रुकावटें, सिस्टम चेंज को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, चेंज को हमेशा रेजिस्ट किया जाता है। और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरे दुनिया का ये एक नॉर्मल नोमेनक्लेचर है कि जहाँ पे चेंज आएगा और लोगों को कंफर्ट जोन से निकाल के कुछ परेशानी में डाला जाएगा या उन्हें दूसरे कंफर्ट जोन से निकाला जाएगा, तो वो उसे रेजिस्ट करेंगे। एग्जीक्यूशन आपको ठीक होती दिखी? मैं समझता हूँ कि पिछले 2 सालों में बहुत सारे कवानीन बने हैं और अब उस पर आहिस्ता आहिस्ता अमल दरामद शुरू हो रहा है, तो अगले 6 महीने साल में इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि अमल दरामद होगा, और अगर नहीं हुआ तो यकीनन फैटफ की तरह से फिर परेशानी आएगी और वो इसे पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। चले, अब हम आ जाते हैं उस चीज की तरफ। हम जिस इलाके में बैठे हैं, ये वो इलाका है जिसने पाकिस्तान में इस मार्केट ने सबसे ज्यादा टैक्स दिया। बेशक इस साल भी जो पहली तारीख थी 31 सितंबर की, 30 सितंबर की, वो तो निकल गई। जी। क्या मुश्किलात लोगों को आ रही हैं? इनकम टैक्स के कानून में तो कुछ तब्दीली है, कुछ इंटरफेस तब्दील किया है एफबीआर ने अपने पोर्टल का, दीगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें थोड़ी सी वॉइस आ रही है कि हमें मुश्किल हो रही है। ज़ाहिर है थोड़ा सा आम आदमी के लिए मुश्किल हो रही है कि हम टैक्स किस तरह से फाइल करें। तो आपको लगता है कि चीज़ें ठीक हो रही हैं? क्या मैं मामला? आपको बताऊं, इसको हम 2-3 हिस्सों में कर लेते हैं। सबसे पहले सैलरी टैक्स पेयर्स को ले लेते हैं, फिर उसके बाद बिजनेसेस को और ट्रेडर्स को ले लेते हैं। सैलरी टैक्स पेयर के लिए मैं समझता हूं कि इस वक्त रिटर्न फाइल करना सबसे आसान काम ठीक है। उसको 4 फिगर्स भरने होते हैं। ठीक है। एक, जितनी पूरे साल की तनख्वाह है, उस पर टैक्स कितना कटा हुआ है, बैंक में प्रॉफिट आया है, अगर सेविंग्स अकाउंट है बैंक में प्रॉफिट आया है, या डिविडेंड अगर कोई आया है तो वो निकाल के अपनी समरी भरनी है। पिछले साल टोटल वेल्थ कितनी थी, इस साल टोटल वेल्थ कितनी है, ठीक। बस। इसके अलावा सैलरी टैक्स पेयर को इसके एडिशन में, हाँ, उसका अगर कोई बिजनेस है साथ में, या वो पढ़ाता भी है सैलरी के साथ साथ, ट्यूशन इनकम भी है या प्रोफेशनल इनकम भी है, फिर उसके लिए डिफ़िकल्ट रिटर्न है। लेकिन ये एक आम तनख्वाहदार आदमी के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि जिसकी प्राइमरी सोर्स सैलरी या बैंक प्रॉफिट और डिविडेंड है, तो उसके लिए सैलरी टैक्स रिटर्न फाइल करना ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स सबसे आसान अब है, जितना पहले कभी नहीं था अब है। पिछले 2-3 सालों में अगर आप देखें तो उसको मेरे हिसाब से वो आधे घंटे में अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है। बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, अगर उसकी तैयारी हुई हुई है तो 5 मिनट, क्योंकि इन्होंने मोबाइल ऐप लॉन्च की हुई है। मोबाइल ऐप के जरिए टैक्स आसान की जो है, टैक्स आसान की है, उसके जरिए आप जो है 4 से 5 मिनट में अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो ये तो हो कॉर्पोरेट इदारों को क्या गया मुश्किल आ रही है? कॉर्पोरेट की तो दिसंबर 31 है, लेकिन हम आ जाते हैं बिजनेसेस। ठीक है। बिजनेसेस में जो पिछले साल एक बिल्कुल मेजर चेंज आया था, वो ये आया था कि जो कमर्शियल इंपोर्टर्स हैं या जो सप्लाईज करते हैं और जो उनमें टैक्स कटता है, वो पिछले साल तक फाइनल टैक्स था। ठीक है। इस साल उनको कहा है कि वो जो टैक्स कटा है वो मिनिमम टैक्स ट्रीट किया जाएगा। यानी इसका मकसद ये हुआ कि अब उन इंपोर्टर्स को, पहले वो सिर्फ टोटल इंपोर्ट की फिगर देते थे और टोटल टैक्स कितना कटा है वो फिगर डालते थे और रिटर्न फाइल करते थे। बिल्कुल ठीक है। अब उन्हें पूरा सेल, परचेज, एक्सपेंसेस का पूरा हिसाब बनाना पड़ेगा। हिसाब बना के जो भी उनकी इनकम आएगी, सपोज कर लेते हैं 10 लाख रुपए इनकी इनकम आएगी, सपोज कर लेते हैं कि 10 लाख रुपए पे लाख रुपए टैक्स लगता है। ठीक है। तो अगर उनका इंपोर्ट स्टेज पे टैक्स 1,20,000 रुपए कटा हुआ है तो कोई फर्दर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि लाख रुपए से ज्यादा कटा हुआ है। और अगर 90,000 रुपए कटा हुआ है तो 10,000 रुपए और भरना पड़ेगा। ठीक है। तो ये एक मेजर चेंज आई, जिसकी वजह से लोगों को एक तो अवेयरनेस नहीं है, प्लस इसकी वजह से परेशानी हो रही है रिटर्न फाइल करने में। और यहाँ पे थोड़ा सा जो सिस्टम है उसमें जो उसकी वर्किंग है उसमें भी परेशानी हो रही है। तो वो जो कंप्यूटेशन होना हमारे हिसाब से बननी चाहिए वो नहीं बन पा रही। तो ये इस वक्त सबसे बड़ा मेजर इशू है जिसको एफबीआर को एड्रेस करना ज़रूरी है। हमने इनफॉर्मली एफबीआर से कम्युनिकेट भी किया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें जो 9 सितंबर को रिटर्न आया था, 9 सितंबर से लेकर आज तक तकरीबन 50% से ज़्यादा जो इश्यूज थे एफबीआर ने उसको दुरुस्त कर दिया। ठीक है। अच्छा, एफबीआर का कहाँ आखिरी होता है या वो आप लोगों की बात सुनते भी हैं? ज़ाहिर है आप एक बहुत बड़े टैक्स बार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखिए, जो आपकी तजावीज़ है वो एफबीआर अपना हिस्सा बनाता है? बनाना लाजमी है उनके ऊपर, क्योंकि हम उनको असिस्ट करते हैं। असिस्ट कैसे करते हैं कि हमारा काम ये है कि हम लोगों से रिटर्न फाइल करवाएं। अगर उनकी इंफॉर्मेशन जो उन्होंने दी हुई है अगर हम उनको लोगों तक ना पहुंचाएं तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये वैसे तो रोल एफबीआर का है, लेकिन ये टैक्स बार्स
इन एडिशन टू दूसरे ये रोल्स भी कर रहे होते हैं कि लोगों को टैक्स में क्या चेंजेस आई, रिटर्न फाइल करना है नहीं करना, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी टैक्स बार्स ही दे रही होती हैं। तो हम अगर तजावीज़ देते हैं, जैसे अभी हमने एफबीआर से कुछ दिन पहले कुछ इश्यूज़ पे डिस्कशन किया था, उन्होंने ना सिर्फ उसको सुना बल्कि उसका तदारुक भी किया और उन्होंने जो चीज़ें हमारे हिसाब से ठीक थी, जो होनी चाहिए थी, उसको इम्प्लीमेंट भी किया। तो इसका मकसद ये है कि ये दोनों तरफ से, ये एक गाड़ी के दो पहिए हैं, बिल्कुल ठीक है, तो दोनों साथ ही चलेंगे, एक राइट और एक लेफ्ट नहीं जा सकता। अच्छा, अगर राइट लेफ्ट जाएगा तो गाड़ी रुक जाएगी। मतलब 6-6 महीने बाद जो है ना एफबीआर का सरबराह तब्दील हो रहा है। अभी तक अगर आप देखें 2-2.5 साल में 3-4 तो तब्दील हो गए। जी। तो क्या इस्लाहात की राह में रुकावट नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है एक लीडरशिप? देखिए, ये जितना भी बजट में चेंजेस या जो भी चेंजेस होती हैं लॉ में, ये बजट के टाइम पे आती हैं। बजट के टाइम पे एक राह का तयन किया जाता है और उसके ऊपर फिर पूरे साल इम्प्लीमेंटेशन की जाती है, पॉलिसीज़ बनती हैं और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। इस वक्त यकीनन ये बात दुरुस्त है कि पिछले 2 साल में 12 3-4 चेयरमैन्स चेंज हुए हैं, लेकिन एक पॉलिसी स्टेटमेंट जो एफबीआर की तरफ से आ रहा है वो इस वक्त फैसिलिटेशन की है। हमने ये देखा कि पिछले साल जब ये कोविड का ज़माना आया तो जो रिफंड्स पिछले 6 साल से नहीं हो रहे थे, एफबीआर ने रियलाइज़ किया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रियलाइज़ किया कि लोगों को मुश्किलात हैं, तो रिफंड्स देंगे तो वो लोगों को तनख्वाहें देंगे। तो एक ये वेलकमिंग स्टेप था एफबीआर की तरफ से। अब एफबीआर की एक ये पॉलिसी है कि ज़ीरो रिफंड लेफ्ट बिहाइंड, यानी अगर किसी का रिफंड बनता है तो उसे दे दो और वो वेरीफाई हो रहा है। तो मेरे हिसाब से ये वो पॉजिटिव स्टेप है जो एफबीआर ले रहा है गवर्नमेंट की मंशा के मुताबिक। तो ये वेलकमिंग चेंज है। आखिरी चीज बताइएगा, सेल्स टैक्स की क्या सूरत हाल है? देखिए, सेल्स टैक्स में रिटर्न फाइलिंग जो है वो पुराने सिस्टम पे इनके हो रहा है। इस वक्त 2 तरीके की रिटर्न्स फाइल होती हैं, एक आईआरएस के जरिए फाइल हो रही है, एक ईएफबीआर का इनका जो पुराना पोर्टल है, पुराने पोर्टल पे सेल्स टैक्स की रिटर्न फाइल हो रही है। उसमें जो है यकीनन वो सिस्टम चूंकि बहुत पुराना है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम सुन रहे हैं कि इसको कन्वर्ट करेंगे आईआरएस पे, लेकिन इस वक्त जो सेल्स टैक्स का सबसे बड़ा मसला है वो एनेक्स्चर एच जो स्टॉक स्टेटमेंट का है और एनेक्स्चर एफ जहां सेल परचेज का आप बताते हैं डिक्लेरेशन की वैल्यू एडिशन कितना की है। ये दोनों स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा मुश्किल जिसमें हो रही है, जिसकी वजह से एक्सपोर्टर्स को रिफंड मिलने में बहुत मुश्किल है। और अगर आप एफबीआर की वेबसाइट देखेंगे तो गाए बगाए वो जो एनेक्स्चर एच जिसका भी हम जिक्र कर रहे हैं उसकी वो डेट एक्सटेंड या उसको रोल बैक करने के लिए ऑप्शन टैक्स पेयर को दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इशू डेफिनेटली एग्जिस्ट कर रहा है। जो फास्टर का सिस्टम था, अभी आपने कुछ दिन पहले पढ़ा होगा कि फास्टर प्लस, बिल्कुल जैसे वो आईफोन प्लस, बिल्कुल, तो वो फास्टर प्लस एक उन्होंने कर दिया। मैं समझता हूँ फास्टर प्लस या फास्टर करने की जरूरत नहीं है। जो जेन्युइन इश्यूज हैं रिफंड क्लेमेंट्स के, कि आपने कहा था कि जी कि हम 72 घंटे में रिफंड दे देंगे, खुदारा वो रिफंड दीजिए। 9 महीने, साल, 1.5 साल लोगों को हो गया। सितंबर 19 के बाद से अब जाके कुछ रिफंड्स लोगों के प्रोसेस हुए। हो ये रहा था कि जहां रिफंड में इशू आ रहा था वहां ₹1 का चेक इशू कर रहे थे। बिल्कुल ठीक। तो वो उसको एफबीआर के मेंबर ऑपरेशन ने क्लैरिफाई भी किया कि हम ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन यकीनन हमारे पास एविडेंस मौजूद है। तो यहाँ पे इस सिस्टम को मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, लेकिन उसको स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस करके इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखें, जो टैक्स बार्स होती हैं या जो टैक्स प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो प्रैक्टिकली इन रिटर्न्स को फाइल कर रहे होते हैं, परेशानियां भी उन्हीं को फेस करनी पड़ी होती। अगर आप उनको अपने साथ लूप में लेंगे तो यकीनन वो आपको एक बेहतर सोल्यूशन भी बताएंगे और मेरे ख्याल से वो विन विन सिचुएशन। आप एक आखिरी चीज बताइएगा, सारा सिस्टम अगर बेहतर हो जाए तो पाकिस्तान के रेवेन्यूज के अंदर फर्क पड़ेगा, बेहतर होंगे? देखिए, जब तक टैक्स पेयर बढ़ेंगे नहीं और जब तक टैक्स रेट कम नहीं करेंगे तब तक ये टैक्स पेयर्स नहीं बढ़ते। आपको टैक्स रेट कम करना पड़ेगा टैक्स पेयर्स बढ़ाने के लिए, आपको अंडर इनवॉइसिंग ख़त्म करनी पड़ेगी टैक्स पेयर बढ़ाने के लिए, आपको स्मगलिंग ख़त्म करनी होगी। ये 3 चीज़ें जिस दिन आपने इस पर काम शुरू कर दिया, होता दिख रहा है। इंटेंट तो है, यकीनन इंटेंट है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इस पे, जैसे अभी आप ये देखें ना कि एक एक चीज़ करके प्लग हो रही हैं चीज़ें डॉलर्स के तो ऊपर, आप भी समझते हैं कि ठीक तरफ हम लोग जा रहे हैं इंशाल्लाह? मेरे ख्याल से हम एक बेहतर राह पे चल पड़े हैं। और अगर कंसिस्टेंटली, जैसे आपने कंसिस्टेंसी की बात की थी थोड़ी देर पहले, कि अगर हम कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ रखेंगे और फॉरेन इन्वेस्टर्स को हम अट्रैक्ट करेंगे अपनी कंसिस्टेंट पॉलिसी से, तो ना सिर्फ एफबीआर का टारगेट अचीव होता हुआ नज़र आएगा आपको, बल्कि ये जो 25-28 लाख हैं जो इमरान खान साहब ने कहा था कि हमें 50 लाख टैक्स पेयर्स करने हैं, हम उस तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ सकते हैं। चले, बहुत शुक्रिया ज़ीशान मर्चेंट
साहब मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारी कोशिश यही थी कि उन तमाम चीज़ों का जायज़ा लें कि जो आपको दरपेश हैं, चाहे वो फिर महंगाई की सूरत में हो, चाहे फिर वो टैक्स के मामलात की सूरत में हो। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक ले आ दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।